नमस्कार। क्या कर रखा है गोल्डी महाराज हैं, ये क्या किया? नमस्कार साथियों। अभी नहीं करते बनाए कहेंगे वो गोल्ड महाराज क्या। नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास में स्वागत है। अभिनंदन है, कैसे हैं आप? अभिनंदन है आपका। चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक अच्छे सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास होगी, जैसा कि आप चाहते थे कि आपकी क्लास हो जाए। कितने बजे हो जाए आपकी क्लास? आपकी क्लास हो जाए 7 बजे, और मैंने 7 बजे आपकी बात को रखा है, स्वीकार किया है, और उसके आधार पर आपकी क्लास को मैंने यहाँ पर रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मैं आपको देता हूँ यहाँ पर क्लास, एक अच्छी क्लास आपके लिए, और अच्छी आपकी होने वाली भी होगी। और मैं ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं शेयर कर देता हूँ लिंक। आपका लिंक आपके पास हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आप आ जाएंगे सीधा सीधा क्लास में। बहुत अच्छी क्लास आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन है? आकांक्षा देवी जी, संजय जी गुड इवनिंग, और यहाँ पर नीतीश कांत जी हेलो। SK मिश्रा साहब गुड इवनिंग। नीतीश जी सर प्लीज़ आओ, मैं आ चुका हूँ। कहाँ हैं सर आप? अरे मैं तो आपके हृदय में हूँ। कैसी आप बात करते हैं, ये तो कमाल की बात करें। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर लिंक। बिल्कुल ताबड़तोड़ लिंक आपके पास में जाने वाला। लीजिएगा, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और आज आपके लिए होंगे बेहद खास क्वेश्चन, और क्वेश्चनों की रखेंगे एक ऐसी झड़ी जो मैंने आपको पढ़ाया है। चलिएगा, जो आपको पढ़ा करके गया हूँ, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कीजिए और बताइएगा। सब बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के आपकी क्लास अच्छी होगी। मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, और बढ़िएगा यहाँ पर। ठीक है, बताएंगे आंसर। ये लीजिए, अभी कुछ सोच रहे होंगे अभी लिंक नहीं आया है, तो आ जाइएगा। आपका लिंक आपके पास दे दिया है मैंने। चलिए शुरू करें यहाँ पर। आकांक्षा देवी जी इसका सी बता रही हैं। आपका आंसर है सी इसका। और हमारा पेन कहाँ है भाई? यहाँ रखा है पेन। चलिए शुरुआत करें यहाँ पर, और बताइएगा। जल्दी जल्दी से अपने आंसर देंगे सभी। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। SK मिश्रा साहब हाँ आ गए हैं। लीजिएगा आंसर बताइएगा यहाँ पर। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बताएंगे यहाँ पर, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। और एक याद बात याद रखिएगा, भूकंप के बारे में कल की सुबह की क्लास होगी आपकी, कि भूकंप किस किस कारणों से आते हैं, क्या क्या भूकंप में देखा जाता है, क्या क्या उससे आपदाएं आती हैं, सब उस पर चर्चा करेंगे कल सवेरे आपकी भूकंप की क्लास में। तो यहाँ पर आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। देखते हैं आप इसे कितने अच्छे से करेंगे, क्या इसका अच्छा होने वाला है। गुड इवनिंग सर जी। रानी जी स्वागत है। रिया रानी, यमन जी गुड इवनिंग, शोभा जी गुड इवनिंग, और यहाँ पर सी आ रहा है इसका। रोशनी जी आपका भी स्वीकार है, गुड इवनिंग। और यहाँ पर सभी बता रहे हैं इसका राइट आंसर सी होगा। और देखते हैं सी है या नहीं है। मैं लेता हूँ यहाँ पर, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? मल्टीमीटर द्वारा होता है, फोक्स द्वारा होता है, रिएक्टर स्केल द्वारा होता है, या सुनामी द्वारा होता है? अब बताइए, सुनामी नाम का कौन सा पैमाना है आपके पास में जिससे ये पता कर सकते हैं कि भाई इससे आपका भूकंप की तीव्रता को मापा जा सकता है। गुड इवनिंग मिश्रा जी। चलिएगा आगे बढ़े। यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। और जी गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका। गुड्डू कुमार हाय, कैसे हैं? प्रियंका जी इसका सी बता रही। जितने साथी क्लास में हैं सभी से निवेदन है कि भाई एक काम कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बंधुओं, साथियों, प्लीज आप जो है क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, आगे क्लास को बढ़ाइएगा, और लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये समझिए, ये तो ड्यूटी है आपकी। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखें, रिएक्टर स्केल जो है आपका, इसे आप देखते हैं, और ये भूकंप मापी यंत्र होता है आपका। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। ये लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? लीजिएगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता का होना होता है, नदी की तली में अवसाद का जमाव होता है, वर्षा का न होना होता है, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो लीजिएगा एक बार फिर से आपका, ये लीजिए। गुड्डू कुमार कह रहे हैं सर जी आप कब से पढ़े हैं? अभी केवल 2-3 मिनट हुई हैं। ठीक है, 4 मिनट 7 सेकंड हुए हैं।
आप परेशान ना हो इस बात को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर प्रियंका जी ने सी बता दिया इसका, और यहाँ पर है रवि किशन जी, जय भीम गुरु जी, रितु निगम जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी आपने दिया है। और तिरुपति जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। लीजिएगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। हम नदियों में जो बाढ़ आती है वो किन किन कारणों से आती है, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब देखते हैं यहाँ पर आप किस किस तरह से इसका आंसर देंगे। चलिएगा, रोक क्लासिक गुड इवनिंग, संदीप सर आ चुके हैं, क्या बात है आपका, स्वागत है सर। यहाँ पर मतलब आते हैं, मतलब पहले आएंगे फिर एकदम से गायब हो जाएंगे। आजकल केवल और केवल क्लास में नजर आते हैं, फोन से तो बड़ी दूरियां बना रखी है संदीप सर ने। आइएगा यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन क्या इसका आंसर दे रहा है, क्योंकि मिश्रा साहब इसका ए बता रहे हैं और इसके बाद में रोक साहब इसका कुछ नहीं बताया, ये संजय बता रहे हैं, किशन जी इसका बी बता रहे हैं, और ये लाल मन साहब हैं और लालमन साहब इसका ये बताएं। स्वागत है लालमन जी आपका भी आपकी क्लास में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता का होना, नदी की तली में अवसाद का जमाव हो जाना, वर्षा का न होना, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, जब नदियों में पानी अधिक हो जाता है और वह नदी के किनारे से होकर के बाह्य भाग में चला जाता है तो वह आपका क्या कहलाता है, आपका बाढ़ का रूप ले लेता है, और यह कारण है जल की अधिकता का होना। अब यह बात अगर आती है नदी की तली में अवसाद का जमा होना, यह भी बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ में इसमें आपका क्या रहेगा, तीसरा ऑप्शन भी इससे जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम सही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जिसमें ज्यादा वैल्यू रखी गई है जल की अधिकता का होना, राइट आंसर था। पता नहीं यहाँ पर कहां से क्या करें, मतलब कुछ भी है जो मुंह में आ जाए। राइट आंसर इसका बी भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ विजयराज जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं, यहाँ शंकर गर्ग है सर, मेरा नाम ले लो जी। शंकर गर्ग जी आपका नाम ले लिया, कहो तो लिख लूं मैं आपका नाम, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर आगे होगा अरविंद जी, स्वागत है आपका। लीजिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब ये प्राकृतिक आपदा कौन सी होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आपकी होती हैं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, भूकंप का नाम, भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, आपका जल का बाढ़ का आ जाना हो जाए, बादल का फट जाना हो जाए, ग्लेशियर का गिर जाना हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं, सुनामी है, चक्रवात है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर क्या नाम इसमें आता है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी नहीं है, आपका बाढ़ नहीं है, भूकंप नहीं है, और आतंकवाद नहीं है। अब देखते हैं इसे कौन गलत करेगा। पक्का यहाँ पर कोई ना कोई तो एक ऐसा आ जाएगा कि इसे गलत कर जाएगा, और मैं उसको ढूंढने वाला हूं यहाँ पर गलत कौन करेगा। ये हैं आकांक्षा देवी जी, अच्छा, आकांक्षा देवी का सही हो गया, बहुत बढ़िया बात है। रूबी निगम जी गुड इवनिंग, भैया जी गुड इवनिंग, रूबी स्वागत है आपका, अभिनंदन है, आ गई है। चलिए आप भी, और इसका राइट आंसर आपका होगा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, और आतंकवाद है। लीजिएगा, अब ये प्राकृतिक आपदा में आता है या अप्राकृतिक में आता है, ये आप देखेंगे। कुछ तो ऐसे भी होंगे इसे भी गलत कर जाएंगे। यहाँ पर शोभा वर्मा इसका डी बता चुकी हैं, रोशनी जी इसका डी, और सभी का डी आ रहा है, लालमन सिंह भी इसका डी बता रहे हैं, और बाकी सभी ने दिया है इसका राइट आंसर डी। मैं सोच रहा था कम से कम एक तो, हाँ देखेगा, मैंने कहा था कोई ना कोई एक तो मिलेगा। गुड्डू कुमार इसका बी बता रहे हैं, बताइएगा ये प्राकृतिक आपदा कैसे नहीं है गुड्डू जी। देखिएगा, प्रकृति के द्वारा सुनामी आती है। अब सुनामी क्यों आती है, कैसे आती है, सुनामी दो कारणों से आपकी आ सकती है। पहला कारण है जब समुद्र के तल में या समुद्र की तलहटी में जाकर के प्लेटों में खिसकाव होता है और वहां पर भूकंप आते हैं, वहां पर तरंगे पैदा होते हैं जो पानी को काफी ऊपर उठा देती हैं, उनसे सुनामी आती है। दूसरा कारण है आपका चक्रवातों के कारण भी आपकी सुनामी आ जाती है। यहाँ पर ये रूबी निगम भैया, नीतू निगम भी हैं, भी आ गई हैं। तो ये नीतू निगम कहाँ है इसमें, रूबी निगम है इसमें, नीतू निगम जी कौन है, नीतू नहीं है, ऋतु है भाई, सही से पढ़ लो उसे। हाँ, ये तो वही बता पाएंगे जो है इस क्लास में। ये तो निगम तो पता नहीं कौन कौन कहाँ से आ जाए, कुछ का पता है थोड़ी है ना। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप, आतंकवाद है। तो राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। आगे लेंगे, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। देखेगा 1984 में यह आपदा घटी थी या यह घटना हुई थी, और इसमें यह कैसी आपकी घटनाओं में रखा गया है, या प्राकृतिक होगा, आपका मानव जनित होगा, आपका वायुमंडलीय होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो लीजिएगा एक बार फिर यहां से ममता यादव जिसका 3 का डी बता रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रामेश्वर सोनी जी हमें केवल आशीर्वाद दे दीजिएगा। सर जी बिल्कुल, आपको बुद्धाभिलाषी हूं मैं, तो हाँ आपको हमेशा आशीर्वाद देता रहता हूं। और वैसे आपको मैं बता दूं, ये बात मैंने कितने दफा आपसे कही है, आशीर्वाद जब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आप अपने लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइएगा, क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। सर जी हम बिजी हैं, आंसर नहीं देंगे, कोई बात नहीं त्रिपति जी। चलिए सर जी आज हम आंसर नहीं दे सकते
घर पर मेहमान आए हैं और हम खाना बना रहे हैं। क्या बात है रानी, बहुत बढ़िया। चलेगा, इतनी पुष्टि करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार है। अब आंसर पे आ जाएंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक है, मानव जनित है, वायुमंडलीय और इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, बताएं। अगर आप सब बी बता दोगे मैं समझ जाऊंगा कि इसका राइट आंसर बी है और बिल्कुल सही रहेगा। मैं बढ़ता हूं आगे। मानव जनित होगा, मानव के द्वारा है, यानी कि एक फैक्ट्री में ऐसा हुआ था 1984 ईस्वी में। लीजिएगा, सुनामी क्या है? हालांकि सुनामी आपका जो एक जापानी वर्ड है और यह सुनामी जो लिया गया वहीं से लिया गया है। आगे होगा और बताएंगे इसमें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर रहेगा आगे आंसर। रानी जी आपका संघर्ष ये आपका संघर्ष सराहनीय है। अच्छा, रानी जी जो घर में किचन में खाना बना रही है, इतना बड़ा संघर्ष कर रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे आए। रूबी निगम कह रही है रीतू जी, सॉरी, अच्छा रीतू जी से सॉरी होगा। चलिए बताइए, तो आपस में आप कर सकते हैं, दोनों गोती गोती हो, मैं क्या कह सकता हूं। एक ज्वालामुखी पहाड़ है आपका, सुनामी क्या है, इसमें ध्यान से फोकस कीजिएगा, बातों पर कम ध्यान दें। आगे आइएगा यहाँ पर, सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है आपका, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना होता है आपका, सूर्य की भीषण गर्मी है आपका, विनाशकारी समुद्री लहर है। तो बताएंगे यहाँ पर सबसे इजी होगा आज का क्वेश्चन, इससे इजी आपका हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर आप क्या करेंगे देखते हैं, इसको तेजी के साथ में बताएंगे। चलिएगा, यहाँ पर है इसका राइट आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको मैं दिया है 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास में बहुत सारे हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से करेंगे इनसे अलग कोई आपका होगा ही नहीं। इतने क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं इस टॉपिक से कि आप बिल्कुल बढ़िया कर जाएंगे तैयारी अपनी, ठीक है। बंसल जी स्वागत है यहाँ पर, बंसल जी जय भीम। चलिए आगे देखें। प्रियांशी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी है, बिल्कुल भी नहीं है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, ये भी नहीं होता। सूर्य की भीषण गर्मी भी नहीं होती। विनाशकारी समुद्री लहर है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि यह आपका समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, अब वो किन कारणों से उठती हैं, चाहे वह आपके चक्रवात से हो या फिर आपके भूकंप आने से या प्लेट विवर्तनी से होता है। तो जिन कारणों से भी समुद्र में लहरें उठती हैं उन्हें सुनामी नाम दिया गया है। तो यह लीजिएगा, विनाशकारी समुद्री लहरें होंगी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। अब यहां पर देखिएगा, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, नंबर 1 अधिक रेल परिचालन था आपका, वृक्षारोपण आंदोलन था आपका, शहरीकरण है आपका, कोयला बांध का निर्माण है। तो बताइएगा एक बार फिर से, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन आपका रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर। बहुत ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें राइट आंसर आपका और क्या होगा। सभी आंसर देते रहें, कोई भी ऐसा ना हो कि आंसर ना दे, गलत ही सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा देखते हैं। आपका किस किस का यहां पर आंसर मिल रहा है हमें, बहुत तेजी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, अधिक रेल परिचालन है, क्या इससे भूकंप आ सकते हैं। नंबर 2 वृक्षारोपण आंदोलन से इससे आ सकते हैं, शहरीकरण, और यहां पर आपका है कोयला बांध का निर्माण है। अब ये यहां पर देखेगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी, वेरी गुड। रूबी कुमारी है यहां पर, ये रूबी निगम नहीं, रूबी कुमारी है। 6 का सी बता रही है। अब 6 का 6 शहरीकरण से कैसे भूकंप आ सकते हैं गुड़िया, ये कैसे हो पॉसिबल है? देखिएगा, इसमें थोड़ा सेंस लगाइएगा। जहां पर आप देखते हैं कोयला बांध का निर्माण जो होगा, अब इससे बांध जब होता है काफी बड़े होते हैं और उन जब बांध बनाए जाते हैं तो उसमें काफी अधिक मात्रा में पानी रोका जाता है। अब जब पानी वहां पर रोका जाता है तो जो नीचे की प्लेटें हैं जिनके ऊपर पानी होता है उनसे क्या होता है, आपका नीचे की प्लेटों में खिसकाव होता है या प्लेटें टूट जाती हैं और जिससे भूकंप का निर्माण आपका हो जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर कोयला बांध का निर्माण था, ना कि शहरीकरण है। शहर तो बहुत हैं आपके पास में, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी होगा। सर इसका पीडीएफ जरूर भेज देना, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप उठा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। मई और जून में है, जून जुलाई में है, अगस्त सितंबर में है और आपका अक्टूबर नवंबर में है। तो लीजिएगा एक बार फिर से, इस पर आप लगाएंगे सही आंसर क्या होता है। सर जी एंड सभी भाई बहनों को मेरे घर पर वेलकम है। ये क्या है, दही बड़े बना अरे कोई ढंग की चीज बना लेते, फिर कहोगे कि सर ऐसे बोले, छी ये कोई खाने की चीज है। अच्छी चीजें खाइएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम पिछले कई रोज से खा रहे हैं, हमारे घर से भी बनकर आए थे। आइएगा यहाँ पर, पानी के गर्म करने से, ये क्या है पानी के गर्म करने से भाई, ये एसपी साहब कुछ नई बात बता रहे, पानी के गर्म करने से, भाई वाह।
मतलब पानी गर्म करके चुपचाप पी लीजिएगा, पानी गर्म से कुछ नहीं होता। सर जी प्लीज चाइल्ड डेवलपमेंट पैटागोगी के लिए बुक बताइएगा। अरविंद जी आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा। यहाँ कहाँ की क्या बातें पूछ रहे हैं आप, ठीक है, मेरे से पूछेगा मेरी बात है। नीसू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सजल जी गुड इवनिंग। अरे आपका जय भीम भी हो गया था भाई सजल जी, आइएगा यहाँ पर आंसर देंगे। इसका क्या होगा, बंगाली खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? मई जून में। आंसर दिया किसी ने, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा है, इसका राइट आंसर है ना। यहां पर देखें, और फकन की चंग ही क्या, ये समय नहीं आया। लालमन जी क्या लिख रहे हैं आप, थोड़ा सा स्पष्ट लिखेंगे तो शायद मैं समझ जाऊं। बबीता कुमार जी गुड इवनिंग। और यह है अक्टूबर नवंबर, इसका राइट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें कौन क्षेत्र भू संकलन से अधिक प्रभावित होता है? देखिएगा यहाँ पर, इनमें कौन क्षेत्र भू संकलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड होगा आपका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होगा आपका, झारखंड होगा आपका, और आपका मध्य प्रदेश है। तो देखिएगा यहाँ पर, भारत के अंदर निम्न में से कौन से क्षेत्रों में भूसंकलन ज्यादा होता है? यानी कि आप देख सकते हैं प्लेटों के खिसकाव से धरती का नीचे की तरफ खिसक जाना, जिनसे भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। तो वहां पर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इसका राइट आंसर बनता है? तो देखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूसंकलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है। देखते हैं यहाँ पर, संजीव भास्कर जी इसका ए बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ए होगा। अरविंद इसका ए बता रहे हैं, लव कुश इसका बी बता रहे हैं। लव कुश ने बताया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, वेरी गुड। और यहाँ पर कश्मीर और आपका उत्तराखंड भी है, चलेगा। ये आपका आ रहा है, पहला कुछ ये बता रहे हैं, कुछ में उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं, कुछ झारखंड और कुछ मध्य प्रदेश वासी भी होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 7 का बी और ए और बी पर देखते हैं यहाँ पर। हेलो सचिन सर एंड एवरीवन। जी हाँ भास्कर साहब, मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं और बताइएगा इसका आंसर। देखिए भैया, आज मैंने एक बात पे नोट कर रहा हूँ, मैंने अभी किसी से ये नहीं कहा, शुरू में 1-2 बार बोल दिया था कि भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसा कर लें। मैं सोच रहा नहीं कहूँ, अभी मेरी निगाह पहुंची उधर, मतलब बिना कहे कुछ नहीं करेंगे, बिना धक्के के स्टार्ट ही नहीं हो सकते। कैसी गाड़ी चलाते हो आप लोग? अरे भाई लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्लास को पहुंचाएं। आपके कहने पर 6 की जगह 7 बजे किया मैंने इस क्लास को। अब आपकी क्लास आप जानते कितने बजे होगी? सुबह के 7 होगी आपकी करंट अफेयर की क्लास, 9 बजे आपकी ईवीएस सुपर टेट होगा, और शाम को 7 बजे आपकी यही क्लास होगी जो अब चल रही है आपकी एसएसटी से है। तो आप सुबह के साथ शाम के साथ आप होंगे मेरे साथ में, यानी कि सचिन कुमार निगम के साथ में। तो बने रहिएगा और क्लास को बहुत अच्छे से शेयर कीजिएगा, बढ़ाइएगा आगे। उन सभी को भी बता दीजिएगा जो पहले क्लास में आया करते थे कि अब आप क्लास वापस 7 बजे आ गई है, तो ये बताने का काम आपका है। तो जितने सारी क्लास में शेयर कर दें, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा ना हो, ठीक है? ठीक है, आते ही कर देते हैं। सर जी आपका धन्यवाद है भास्कर साहब जी। चलिएगा सर, प्रेस कर रही हूँ, कमेंट कर, मतलब ये हो क्या रहा है? कोई कह रहा है मैं खाना बना रहा हूँ, कोई कह रहा है सर हम हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, कोई कह रहा है सर हमारे यहाँ पर प्रेस हो रही है। अरे कुछ भी कर लो बेटा, कर लो, जो आपका मन करे कर लीजिएगा। आइएगा यहाँ पर, इनमें से कौन सा भूसंकलन क्षेत्र प्रभावित होता है? तो आपका है कश्मीर और उत्तराखंड है, ये पहाड़ी क्षेत्र है आपका। और अभी आपका 2-3 दिन पहले आप जानते हैं भली भांति क्या हुआ है इसमें, अभी ग्लेशियर खिसका, वो किसका कारण है? वो कहीं ना कहीं आपका भूसंकलन का ही कारण है। इसी कारण से वहां पर ये आपका ग्लेशियर खिसका है, और राइट आंसर इसका आपका बनता है ए। आगे बढ़ेंगे, इसमें सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइएगा यहाँ पर, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी है, अंग्रेजी है, जापानी है और अरबी है। याद रहे आपको, अभी कुछ देर पहले मैंने शुरू में बता दिया था कि यह किस भाषा का शब्द है, सुनामी कहां से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। यहां पर आपके सामने, अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आप बताएंगे, और रहेगा इसका राइट आंसर। रामेंद्र जी नमस्कार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रूबी स्काट का सी बता रही थी, रितु निगम इसका ए बता रही थी, रवि मुर्मू 8 का बी बताए थे, ठीक है, चलेगा। तेरा मेरा साथ रहे। आगे आइएगा यहाँ पर, रविंद्र शर्मा जी सर सही पनिहार बना रहा हूँ, बनाइएगा, आप भी बनाकर खाइएगा, चलेगा। कहाँ सही सर, पहले ही शेयर कर दिया है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े, उत्तराखंड और चमोली प्लेस पर हुआ है। जी हाँ, उत्तराखंड में चमोली एक स्थान है जहां से आप आगे जाएंगे जोशीमठ बद्रीनाथ पहुंचेंगे, और दूसरी साइड में आप जाएंगे केदारनाथ। दोनों ही जगह, केदारनाथ हो चाहे आपका बद्रीनाथ, दोनों ही आपके स्थल चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं। और चमोली से बद्रीनाथ आपका लगभग 100 किलोमीटर है, और आपका केदारनाथ 135 किलोमीटर है। आइएगा, बताइएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने है। सुनामी किस भाषा का शब्द है?
अब ये यहाँ पर जापानी मैंने शुरू में बोल दिया था, अब तो आपका राइट आंसर अपना आप ही हो जाना चाहिए। ये जगह जापानी भाषा है, इसमें राइट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ेंगे, बाढ़ क्या है? लीजिएगा यहाँ पर, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है आपका, मानव जनित आपदा है आपका, सामान्य आपदा है आपका, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो लीजिएगा यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बाढ़ किसे कहते हैं। अब देखते हैं इसमें बाढ़ का आप अपनी तरफ से क्या बताने वाले हैं। इसका राइट आंसर आपके पास में है। बाढ़ क्या है? नंबर 1 प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखते हैं बाढ़ को आप कितने अच्छे से रखने वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, मोहम्मद साहिब बिन शमशेर साहब कह रहे सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बिल्कुल, रिक्वेस्ट आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। पहले मैं पढ़ता हूँ पूरी बात, प्लीज आज कलंदर वाली सुना देना सर। मुझे लग रहा है आप जो ना मुझे मास्टर कम शायर ज्यादा देखते हैं मेरे अंदर है, और जो आता है कि सर बस कलंदर वाली सुना दीजिएगा, कलंदर वाली सुना दीजिएगा। मेरे प्यारे बंधु, मेरा ये नंबर है 9917421293। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा अपने नाम से, और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। ये मैंने व्हाट्सएप पे मतलब यूट्यूब पे डाली हुई है करके, आप उसे जितना चाहें सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप कलंदर को खूब सुनिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि आपका मन अच्छा हो जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर इसमें क्या इसका आंसर होगा। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो लेते हैं एक बार फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो रहेगा आंसर आ रहा होगा सभी का सही है, मुझे लग रहा है इसमें बहुत अच्छा रहेगा आपका। ये घोरना, घोरना नाम बड़ा खतरनाक है भाई। घोरना जी नमस्कार, और ये रागनी ठाकुर जी आ गई हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लीजिएगा राइट आंसर प्राकृतिक आपदा। रागनी कह रही थी कि सर मैं समय से शाम को क्लास में आऊंगी, देख लीजिएगा कितने समय से आई हैं। इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यहां पर याद रहे, सबसे ज्यादा जरूरी है स्पष्ट तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। आप सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर करते हैं, आपके पास इनमें से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, आप नहीं को नोट नहीं करते हैं, या फिर लिखा होता है असत्य। अब ये असत्य और सत्य में आप फंस जाते हैं, और वहीं पर आप क्वेश्चन बिना पढ़े तेजी के साथ निकल के उसे गलत कर जाते हैं, और आपसे हो जाता है गलत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रागनी सर मैं आ गई हूं, मुझे पता है आप आ गई हैं, थैंक यू, और मैं आपसे पहले आ गई हूं, ये भी याद रखिएगा। सर आपकी आवाज वास्तव में बहुत अच्छी लगती है। बाय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। थैंक यू सो मच माय डियर। यहाँ पर लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला, इनमें से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? अब बायोगैस होती कौन सी है ये मैंने आपको बताया था, अभी इसको एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं चाहूंगा इसमें से किसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इनमें से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, और आपका कोयला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताएंगे। यहाँ पर बबीता कुमारी सर आपने एक दिन बोला था कि व्हाट्सएप पर कविता भेज दूंगा, नहीं भेजे क्यों सर? अरे मैं भूल गया था। अब देखिए मैं भी इंसान ही हूँ, रोबोट तो मैं नहीं हूँ कि सारी बात मुझे याद रहेंगे, लेकिन आपके पास मेरा नंबर है, आप कह देते हैं कि सर भेज दीजिएगा तो मुझे याद आ जाता है ना। अब इतना कौन गुस्सा करता है भाई, क्यों बबीता जी? आप एक बार बोल दीजिएगा, हम आपके पास भेज देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। भगवत जी नमस्कार, गुड इवनिंग। लीजिए यहाँ पर रूबी इसका सी बता रहे हैं राइट आंसर, 11 का सी आ रहा है। अरविंद कुमार सी बता रहे हैं इसका, रोशनी ने सी चुना है, एसके मिश्रा सी, रागनी भी सी बता रही हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। 11 का सी है, सॉरी सर लेट हो गई हूँ। अनीता ठाकुर जी आप भी लेट हो गई हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है नारी शक्ति, और नारी है सब पर भारी, आप सबसे अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर सर कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन तो बहुत सारे बेटा, आज जितना चाहे कर लीजिएगा। 42 क्वेश्चन है, जितना आप करेंगे देखा जाएगा। 11 का सी है ऋतु निगम का भी। लीजिएगा इसका राइट आंसर आपका ना भी क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? O2 होती है, NH3 होती है, CO2 होती है, और आपका N2 होती है। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। ये किस किस गैस के रासायनिक सूत्र हैं, किसको याद है? देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन 12 का आंसर आप बताएंगे। बबीता कुमारी कह रही हैं गुस्सा नहीं हूं सर, आपसे गुस्सा होकर कहाँ जाऊंगी? अरे रे रे, अरे कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पता है, आप दिल की बहुत अच्छी है। रिमी किचन जी नमस्कार, सी बता रही हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पर मिला है। नितेश कांत जी इसका सी बता रहे हैं। नितेश जी क्लास में सबसे पहले आकर के एंट्री मार करके नमस्ते बोल करके ये पूछ करके कि सर कहाँ है आइएगा, और उसके बाद गायब हो गए, और अब दिखाई दे रहे हैं इतनी देर के बाद में। तो दोस्तों बताइएगा क्लास में जितने साथी हैं, मैं अब इसका आंसर तभी दूंगा जब सारे आप अपनी ड्यूटी कर लेंगे।
आप सभी पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद में बात करूंगा आपसे, करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी क्लास में जितने 30-35 बच्चे भी नहीं है सही से, और लाइक केवल 7-8 लोगों ने किया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म, सुस्त मुर्गो, कैसे कहूं मैं तुम्हें फिर कहेंगे सर कुछ भी कह देते हैं, हालांकि तुम्हें लगता भी बहुत अच्छा है मेरा कुछ भी कहना। हाँ सर मैं भी आ गई हूँ। हाँ जी रिमी किचन जी आप आ गए, मैंने देख लिया है, थैंक यू सो मच। आपको देख करके बड़ा अच्छा लगा कि आप अभी हैं और आप हमेशा ऐसे बने रहें, लाखों वर्षों तक आप इस दुनिया में रहे हैं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आगे आइए, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, इसका आंसर नहीं दूंगा जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे। और नितेश जी गुड इवनिंग, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, चलिए आप करिएगा, आगे बढ़िएगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका NH3 होगा, O2 है आपका यहाँ पर, CO2 है और N3 है, नाइट्रोजन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका ऑक्सीजन है। 3 बातें यहाँ पर है, NH3 यहाँ पर नहीं होता, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है, और बाकी इसका B इसका नहीं है। आगे है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। नाभिकीय संलयन आपका यहाँ पर होगा, नाभिकीय विखंडन आपका यहाँ पर होगा, दोनों है आपका, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर, इस पर क्या रहेगा आपका आंसर, बहुत तेजी से बताएंगे। बुझे हुए चुने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लीजिएगा आगे होगा रोशनी। रोशनी बड़ा हंस रही है, बेटा इतना ना हंसो, गड़बड़ हो जाती है। अगर गलती से दांत निकल के गिर गए ना तो फिर ये कहानी बड़ी लंबी है, फिर आप कहेंगे कि मेरे तो दांत ही नहीं मिलेंगे। अगर दांत आपके नहीं मिलेंगे तो अभी से ही बुढ़ापा आ जाएगा। आप तय को भी फै कहेंगे, क्योंकि जब दांत नहीं होते ना तो तय के लिए जीभ नहीं रुकती और तय का भी फै महसूस होता है। बुढ़ापा बड़ा मुश्किल से कटता है, सोच लीजिएगा। आगे आइएगा यहाँ पर और आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्या आपका होगा, मैं देखना चाहूंगा इसका राइट आंसर। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, हाइड्रोजन और हीलियम वहां पर होता है। और वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में सबसे ज्यादा है, और नाभिकीय संलयन द्वारा, इस क्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा या इस क्रिया के द्वारा वहां पर ऊर्जा के स्रोत बनते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों राइट आंसर 13 का ए था। क्या क्या कर दिया, अरे बाप रे बाप, इतना गंद कौन करेगा। अरे भैया ये बता लो यार, मुझे रुलाओगे क्या, मतलब मैं गलत पढ़ाता हूँ क्या तुम्हें, परसों तो बताया था सारा, पूरे ब्रह्मांड की संरचना में मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं, क्या करूं पर है, समय नहीं आता आपको। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। देखिएगा वो संलयन की बात कर रहा था, अब बात करेगा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। लोहे का छड़ होगा आपका, स्टील का छड़ होगा आपका, कैडमियम का छड़ होगा आपका, और एल्युमिनियम का छड़ होगा। तो बताएंगे यहाँ पर एक बार फिर से लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 होगा। 14 का आंसर आपके सामने होगा। संजय जी क्या कह रहे हैं भाई, संजय कह रहे हैं सर जी मैं क्लास में हूँ क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको कैसा लग रहा है कि आप मिस्टर इंडिया बन गए। अगर ऐसा है तो देख लीजिएगा एक बार अपनी वॉच को चला करके, आपके पास में वो घड़ी होगी मिस्टर इंडिया वाली ठीक है। और संजय हो सकता है कि मेरे जुबान से उतर गया हो, क्योंकि आप आजकल आ नहीं रहे थे हमारी क्लास में, और वैसे भी आपके कहने पर ही क्लास मैंने बदली है कि भाई इस क्लास को सही कर लिया जाए। बड़ी गंदी क्लास चली थी, मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छी तो अभी नहीं चल रही है, आपको कितना ही समझा लो समझ नहीं आता। आगे आइएगा, क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और 14 का आंसर सभी अभी बता रहे हैं। ए भी आ रहा है, इसका सी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया है संजय जी, आप बिल्कुल हैं, चलेगा। मुझे लग रहा था कहीं माला वाला चढ़ गई हो। तो यहाँ पर रखेंगे नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, कैडमियम का छड़ इसमें प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका 14 का सी हुआ। और बढ़ते हैं आगे, लीजिएगा नीशु गुज्जर इसका सी बता रही है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, बताइएगा यहाँ पर किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। अब यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर 1 मेव है आपका, 10 है आपका, 200 है आपका, 10 केल्विन है। तो लेते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, और क्वेश्चन नंबर आपके पास में 15 है और 15 का आंसर आपको देखना है, ठीक है। 14 का अभी तक सी आ रहा है, चलिएगा बताएंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, यानी कि जानकारी आपको है रसायन की भी, बहुत ठीक। लीजिएगा रेणुका सी, ओके सर बिल्कुल सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या होगा। कोयला है आपका, बिजली है, सूर्य है आपका, परमाणु बम है। तो देखेंगे यहाँ पर एक बार फिर इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या मिलता है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है,
कोयला है, बिजली है, सूर्य है और आपका परमाणु बम है। तो क्वेश्चन आपके पास में 16 है और 16 का आंसर क्या होगा? ये तो सबसे इजी होगा, सभी क्वेश्चन का अपना नंबर जरूर लिख दिया करें भाई। अब देखते हैं यहाँ पर इस वाले को गलत कौन करेगा, जो नहीं देगा वो भी गलत करेगा मान लीजिएगा, और जो गलत करेगा वो तो गलत करेगा। अब देखते हैं कौन यहाँ पर देखता है शांति से चुपके से बैठा हुआ और कौन इसे बताता है गलत या सही। अब जो यहाँ पर देखेंगे, मैं देख रहा हूँ निगाह मेरी यहीं पर है, बिल्कुल पैनी निगाह है मेरी। आलोक सिंह जी 16 का सी बता रहे हैं, यहाँ पर इसका सी बता रही हैं, और अरविंद जी ने इसका कुछ नहीं बताया, 16 का सी आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर, अभी तक सी वालों को मैं छोड़ दूंगा, बाकी जो गलत करेगा देखते हैं यहाँ पर। अनीता ठाकुर जी, ये क्या है 16,303 बना दिया, बताओ। ऐसे ऐसे ऑप्शन बना के भेजते हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। रीता निगम सी बता रही है इसका, रूबी कुमारी सी, आकांक्ष शरीफ ने सी, अरविंद जी इसका सी, और दिलीप जी इसका सी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सभी का यहाँ पर सी है, और जिन्होंने नहीं बताया उनका सबका गलत। इसका राइट आंसर सी है ही नहीं। ऊर्जा का सबसे अधिक पृथक एवं विशाल स्रोत क्या होता है? सी कैसे हो सकता है बताओ? आपके पास में आपने कभी देखा है कि सूर्य ने कुछ करा हो, किसी का बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है बेटा, बहुत बड़ी बात करता है। यहाँ पर बिल्कुल सही आपने राइट आंसर दिया है, सी होगा। घबरा गए होंगे, सुबह वाली बात है। ये लीजिएगा आपका यहाँ पर बक्सोनुमा शोर कूलर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक होगा आपका, 100 सेल्सियस से 140 सेल्सियस तक होगा, 140 से लेकर के 200 सेल्सियस, और 200 सेल्सियस से लेकर के 1000 सेल्सियस तक हो जाता है। बक्सनुमा शोर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का तापमान हो जाता है। यहाँ पर 0 सेल्सियस से लेकर के आपका 100 सेल्सियस तक होगा, 100 से 140 होगा, 140 से 200 होगा, और आपका 200 सेल्सियस से 1000 सेल्सियस होता है। तो लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका होगा। मैं आपको 30 मिनट में 17 क्वेश्चन करा चुका हूं। मैं सोच रहा हूं कि 42 के 42 क्वेश्चन आपको दे करके मैं अपना पला झाड़ करके चला जाऊं और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर रहेगा राधे कृष्णा गुरुजी जी, दीक्षा कुमार जी, राधे जी स्वागत है आपका। चलिए बढ़िए और बताइएगा। अरविंद जी हा इतना मत हंसो बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। स्रोत सूर्य ही है, बहुत सुंदर। गुड इवनिंग सर जी। रानी सीता, अरे रानी भी हैं आप, सीता भी है जी। सीता जी नमस्ते, आइए और बताइए। सर कलंदर बस एक लाइन, ठीक है। मेरे हुजरे में आकर के देखो कलंदर तेरा हाल क्या है, हैप्पी हो गया। अब मत कह देना कि सर मैंने कहा और आपने कहा नहीं। देखो मैंने आपकी बात मान ली, आपने कहा सर एक लाइन, और एक लाइन सुनाइए, और एक बात सुन लीजिएगा। मेरे हुजरे में आकर के देखो कलंदर तेरा हाल क्या है, और बेटा भी इधर आ जाओ वरना मैं तुम्हें कलंदर बना दूंगा। इधर आ जाओ, आंसर दीजिएगा इसका। राइट आंसर क्या होगा? बक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान हो जाता है। राइट आंसर क्या दे रहे हैं भैया इसका? ए आ रहा है, गलत है यार, ऐसे गलत करोगे कैसे चलेगा? राइट आंसर 140 से लेकर के 200 सेल्सियस तक हो जाता है। पवनों का देश कहा जाता है। अब यहां पर देखिए पवनों का देश यानी कि हवाओं का देश, कहां पर ज्यादा हवाएं चलती हैं? नंबर 1 आपका होगा भारत, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 डेनमार्क, नंबर 4 अमेरिका। आपके पास में है ऑप्शन का आंसर आपसे चाहेंगे क्या है? ये रहेगा। आनंद चौधरी जी वुलवाओ सर क्या बात है? नहीं सर, गुस्सा के 4 लाइन हैं, ये गुस्से के हैं? नहीं सर, गा के सुनाने। अच्छा गा के भी सुनाने, कोई ऐसी बात नहीं है, आप कहते रहिएगा मैं सुनाते रहूंगा। अरे कितने दिनों के बाद। मैं नेहा जी गुड इवनिंग। और ये पूनम गौतम कहाँ है? इतने दिनों के बाद आ रही है, तो गलत बात है आपकी। क्लास में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया बेटा, पढ़ लो पेपर फिर से दोबारा आएगा। ये मत सोचिएगा जो दिन चले गए वो दोबारा नहीं आएंगे। अभी सी टैट गया है, यूपी टैट का आगमन होने वाला है। फिर पूछते फिरोगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से ले आए आप, फिर पूछते हो ना कि क्वेश्चन लाते कहाँ से हो। और त्रिपाठी जो बहुत पूछते हैं कि वाह वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं कहता हूँ क्वेश्चन भी नाइस होते हैं, मजा आ जाता है। क्लास का टाइम चेंज हो गया है क्या? नहीं 6-7 बजे से क्लास आपकी, सुबह के साथ शाम के साथ। आप है मेरे साथ में, इतना तो याद है ना। बताइएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8, 18 का आपको बताना है। 18 का आंसर अभी तक तो आपका सी और बी आ रहा है, और देखते हैं इसमें बी को सही चुनेंगे या इसको सी को सही चुनेंगे। रूबी कुमारी सी बता रही है इसका, और ये पूनम गौतम जी थैंक्स भैया जी, वेलकम बहन जी, बड़े दिनों के बाद नजर आए। दिक्कत तो ये है, चलिए आगे बढ़िएगा। नीतीश गुजर इसका भी बता रहे हैं पूनम, और ये पूनम दिन में भी सोती रहती है। ओहो हो, ये दिक्कत भी है। चलिए मैं आता हूं यहाँ पर और आंसर लेते हैं। पवनों का देश कहा जाता है किसे, और ये किसे कहा जाता है आपका? बढ़ेंगे यहाँ पर। राइट आंसर डेनमार्क है इसका राइट आंसर। आगे लीजिए, पवन विद्युतीय जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए?
बताइए 15 किलोमीटर होनी चाहिए आपका, 150 किलोमीटर होनी चाहिए, 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, या फिर 1500 किलोमीटर होना चाहिए। आपको यहां पर ऑप्शन ऐसे दिए हैं, या तो होंगे अच्छे या फिर होगा ही नहीं। तो सोच लीजिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का नेहा जी बी नहीं था, सी था, और आपने फिर से एक बार गलत कर दिया है। नीसू गुज्जर गलत कर चुकी है, और रवि जी आपने भी गलत ही कर दिया है। इसका राइट आंसर पवन विद्युतीय यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था और मैंने रोक लिया, बस बताओ। नेहा जी बताएंगे इसका क्या बात है। 19 का भी, वाह, मैं तो कुछ और 150 होगा। शाबाश, अगर 150 की हवा आपके घर भेज देना उड़ जाओगे, तो सोच लिया करो कम से कम 150 तो कभी नहीं होगा। 150 भी नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा आपका। 1.5 किलोमीटर भी होगा, बहुत कम हो जाएगा। 1500 किलोमीटर, इसको भी काट दीजिएगा। ये तो यार सबसे इजी था, सरल था, स्पष्ट था, फिर भी पता नहीं क्या क्या सोच साच के देते हैं आप। और सोचते होंगे बड़े विद्वान लोग हो गए हैं आप, हैं, इतने अच्छे से गलत करते हैं, और इतने अच्छे गलत करने के बाद में फिर सोचते होंगे कितना अच्छा आंसर हमने दिया है। तुक्का सही हो गया। अच्छा अनिता जी ने तुक्का मार दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बताइए कौन सा उदाहरण है आपका। कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है, और आपका ये सभी है। तो बताइएगा एक बार फिर से। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस और ये सभी। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर आपके सामने है, और आप बताएंगे इसका आंसर। लीजिएगा 20 का आंसर क्या रहेगा तेजी से। भाई देखिए, आप नहीं मान रहे हैं, आपको ये बताइए क्या नाम दूं मैं ऐसा कि आप मेरी बात मानना शुरू कर दें। मैं कह रहा हूं भाई क्लास को कम से कम बढ़ाइएगा, अच्छे से सबको पहुंचाइएगा। सर सुना दीजिए प्लीज, बट बात मन है सर प्लीज। अरे ठीक है, मैं सुना दूंगा, हैप्पी, मैं ज्यादा जरूर सुना के जाऊंगा, सही है। बस आप फिलहाल क्लास में फोकस कीजिएगा। सुबह शाम का यही हो जाता है, मतलब बच्चे को जो नए आएंगे सोचेंगे यार ये टीचर कैसे हैं यार, सुबह शाम पोएम सुनाते रहते हैं, है ना। मुझे लगता है आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे घर वाले भी रहते हैं क्लास में। जिस दिन मैं घर जाऊंगा मेरी मम्मी चश्मे उतार लेंगे मेरे, कहेंगे पढ़ाता कम है, वहां पर जा करके कविता बहुत सुनाता है, मैं बनाऊंगी तुझे मास्टर। अब तुम्हें पता नहीं मेरी मम्मी कितनी गुस्से वाली है, मैं सही से सामने भी नहीं जा सकता था, गुस्सा कर जाती है वो। और तुम हो कि मेरी इज्जत का फलूदा बना के रखते हो। रूबी निगम बचाती है मुझे कई बार, तो देख लो यहाँ पर है मेरी बहन, मेरे साथ में रहती है अधिकतर। तो भाई प्लीज समझा करो यार, मेरी हालत को भी समझा करो। आइएगा आगे, बताएं यहाँ पर 20 का ए होगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। अरे कोयला किसने बताया ये? अरविंद जी कोयला ही है बस, और कुछ है ही नहीं इसके बारे में, है कोयला ही होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ दीक्षा कुमारी इसका डी बता रही है। अच्छा ये सभी है, बहुत बढ़िया। और कोई है ऐसा? बहुत बढ़िया, सभी ने यहाँ पर अधिकतर बताने का प्रयास किया है। क्या होगा? इज्जत बहुत है सर। नेहा जी अच्छा इज्जत है, मैं सोच रहा था कहाँ है, इसमें जेब में तो कोई इसमें है नहीं। चलो खैर आपके पास हो तो भेज देना, मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, थैंक यू, आपने कम से कम इतना रख लिया। आपकी माँ महान है सर जी। ओहो हो, आप कहाँ थे इतने दिन से, मुझे बता देते, मुझे पता नहीं था। कोयला होगा इसका, लकड़ी है, गोबर गैस। ये देखेगा ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होते हैं। कोयला हो चाहे आपके पास में लकड़ी है, चाहे गोबर है, और यह बातें यहाँ पर सभी आपकी सत्य हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। बताएंगे प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। घास होगा, लकड़ी है, पवन है, या बहता जल है। क्या था आपका? बहता हुआ जल। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे हैं सर। अरे सर माँ तो माँ होती है सर, वास्तव में बहुत अच्छा लगता है आपसे सुनना। बिल्कुल सही बात है। देखिए माँ के लिए तो भाई बच्चा बच्चा ही होता है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक बूढ़ा भी बच्चा रहता है। माँ की आंखों का तारा झूठा भी सच्चा रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर माँ के सामने कोई बच्चा गलती करके आ जाए तो वो ये नहीं कि गलती करिए, कहेगी नहीं नहीं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा लाल है ये, ऐसे कैसे कर जाएगा। तो मैंने उस पर लिखा था जन्म से लेकर बुढ़ापे तक बूढ़ा भी बच्चा रहता है, और माँ की आंखों का तारा झूठा भी सच्चा रहता है। खुशियों का संसार मिले पर तेरे जैसा प्यार कहाँ, निर्मल निर्मल आंखों वाली तेरे जैसा प्यार कहाँ। चलिएगा आगे बढ़ें और बताइएगा इसका आंसर आपकी हवाले से मैं चाहूंगा। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। घास है, लकड़ी है, पवन है, और बहता जल है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 का राइट आंसर आपका सी है, बी है, और आपका है ए। क्या है भाई इसका? देखते हैं यहाँ पर सभी का गलत है भाई, अब की बार में गलत गलत के भंबोले हो गए हैं। बहुत बढ़िया, क्या कह दिया आप लोगों ने, गजब।
प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। पवन से ये बता दो कैसे आग लगती थी, ये बता दो। आप पवन के द्वारा रोटी कैसे बनाते थे ये बताओ पहले मुझे। मतलब आज तक देखा कि आपने हवा में आलू लटका दिए कि आलू की सब्जी बनने, क्या हो रहा है, आलू की सब्जी बना रहे थे भैया। आज हवा में चावल लटका दिए कि क्या हो रहा है, चावल की सब्जी बना रहे हैं, मतलब चावल बना रहे, सब्जी चावल बना रहे हैं। हद हो गई, कुछ भी शुरू कर देते हो। अरे भाई लकड़ी है यार, लकड़ी होगा है। प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक, उसमें नहीं जानते आप, उसमें को नहीं जानते, बताइएगा। अरे आपको किसने कह दिया कि पवन से होता है, हद हो गई। पवन का प्रयोग तो अभी भी सही से नहीं होता, पगले कहीं के। अब आप सर जी क्या बात कही है आपने माँ के लिए। अरे मैं तो कहता ही रहता हूँ, फिर भी मेरी मम्मी मुझे पीटती है। अब आप बताइएगा मैं कितना बड़ा दुश्मन हूँ अपनी मम्मी का। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल है, शक्ति है, ऊर्जा है और ईंधन है। तो बताएं यहाँ पर आंसर आपके सामने होगा। और देखते हैं नया जी बी में पहले बताया था तो फिर गलत कैसे कर दिया। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन गायब हो गए। यहाँ पर बहुत सारे हैं, नाम लेना शुरू कर दूंगा फिर या चुपचाप आकर के अपना अटेंडेंस लगवा दो। बोलिए यहाँ पर आज ये अंजलि कहाँ है? अंजलि आजकल क्लास में है नहीं, लग रहा है उसका रिचार्ज खत्म हो गया। ठीक है, आंसर होगा इसका। बताइए क्वेश्चन आपके पास में, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा और ईंधन। अब इसमें क्या रहेगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? बल है, शक्ति है, ऊर्जा है और ईंधन है। 22 का आपको बताना है आंसर। ये तो सबका सही होगा मेरे ख्याल से, है ना। इसका आंसर सही आ जाए आपका। लो आकांक्षा देवी फिर से कर दिया कर्नल। अरे बेटा ऊर्जा होती है, ऊर्जा, ऊर्जा पावर, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। फिर से कहीं का कहीं जोड़ दिया। आपने भी बस कहावत सुनी है ना हिंदी में, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा। आप ऐसे ही कर देते हो कभी कभी। ठीक है, बढ़िएगा। यहाँ पर रोशनी जी कह रही है सर मेरा नाम लो, मैं राइट आंसर दिया है। अरे रोशनी जी आपने तो कई सारे आंसर सही दिए, बस मैं नाम नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पर लकड़ी और लड़की एक ही क्या? हमको तो एक ही लगता है। अरे 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 बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और ज्ञानदेही कैसा लगता है आपको? ज्ञानदेही जानते हो क्या होता है? मास्टर हो ना आप भी। ज्ञानदेही भी बहुत अच्छा होता है और गुरुजी के हाथ में ज्ञानदेही बड़ी अच्छी होती है, अच्छे अच्छे केकल ठीक कर देती है। आकाश देवी सॉरी शी, सॉरी भी है और सी भी है। आ जाओ इधर आ जाओ। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है और आपका चूल्हा है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इसका आंसर आपसे। आकांक्षा राठौर जी नमस्कार। यहाँ 23 का आपका बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलेगा 23 का बी था, ये तो मुझे नहीं पता 23 का, आप तो निकल गया आगे। वैसे सही रहा होगा जब आपने दिया है तो। अब यहाँ आ जाइएगा 24 आंसर 23 का बी है। अच्छा अच्छा, अभी शुरू क्या है, मैं सोचा मैंने खत्म कर दिया होगा। अच्छा बी आ रहा है सबका, ओ माय गॉड। चलिएगा मिश्रा जी बताएं यहाँ पर 23 का आपका बी है, बहुत बढ़िया। गोबर गैस एक प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक काटेगा इसे। बायोगैस जो है आपकी गोबर गैस द्वारा तैयार की जाती है, जो आपने गांव में देखा होगा, बनाए जाते हैं खड्डे और गड्ढों में डाला जाता है। एक प्रकार से तैयार किया, उसमें ड्राम से डाला जाता है, उससे आप लगाते हैं ऊपर से पाइप और उसे सीधा सीधा घरों में प्रयोग किया जाता है और वह आपका बायोगैस कहलाता है। ठीक है, अगला होगा यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा होगा, आपका प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। तो एक बार फिर से आपके सामने, तो बताइएगा यहाँ पर आंसर आपका आने वाला है। ये लीजिएगा, रूबी कुमारी ने लिखा है 23 का भी, वो भी नाशपाती भेज करके। भाई इसमें नाशपाती का क्या रोल था? है बायोगैस नाशपाती की तरह होती है क्या? अरे बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 24 में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, प्राकृतिक गैसों से प्राप्त ऊर्जा है। अब ये कंफ्यूज करेगा आपको। मैं देखता हूं यहां पर क्या रहेगा आपका यहां पर आंसर। मेरे मामा के गांव में बना है। अच्छा तुम्हारे गांव में बना है, ठीक है सर जी। आपकी मैं जितना आपको डांटे उतना ही चाहती भी होंगी। मैं सोच रहा हूँ तुम ये सोच रहे हो कि जितना डांटती हूँ उतना ही और डांटे, मतलब ये है। ओहो, मैं ये बात सोच रहा था, मैंने एक दिन में सोच रहा था कि यार मेरी मम्मी बहुत डांटती है, मुझे पीट देती हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं होता वो चाहती कब है। तो फिर मैंने बहुत देर सोचने के बाद में मैंने भी यही सोचा कि मेरी मम्मी बहुत चाहती होंगी मुझे, इसलिए पीट देती है। ठीक है धन्यवाद, थैंक यू। ये किसने दिया था सुझाव? मैं आपका समर्थन करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद आपका।
सर बायोगैस किस काम में आती है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। भैया रोटी बनाने के काम में आती है, खाना बनाने के काम में आती है। गाँवों में कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके घर पे पशु होते हैं, जैसे गाय भैंस हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उस गाय भैंस के गोबर से क्या होता है, गांव में खड्डा बनाया जाता है एक विशेष प्रकार का, उसमें गोबर घोल करके डाला जाता है और उस पर ड्राम लगा दिए जाते हैं। तो ड्राम में इकट्ठी गैस होती है, उस गैस को यूज किया जाता है खाना बनाने में, और वह गैस आपकी बायोगैस कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, याद हो गया होगा थोड़ा सा, और आपको ये पता भी चल गया होगा। अगली में कभी पढ़ाऊंगा स्लाइड में, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा गोबर गैस कैसा होता है। समिता जी नमस्कार, आ गई हैं आप, चलेगा, धन्यवाद, आपका भला करे भगवान। ऊर्जा इसमें किसी ने बताया कि इसका राइट आंसर, तुक्का मारा है सभी ने, खाना बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बढ़े आगे। सौर ऊर्जा सबसे नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन नाभिक ऊर्जा आप काफी समय से यूज करते हैं। कोयले से प्राप्त ऊर्जा आपकी काफी समय से यूज हो रही है, और प्राकृतिक गैसों को आप लंबे समय से, लेकिन सौर ऊर्जा जो विकल्प आपका निकल करके आया है वो अभी का है, जल्दी हाल फिलहाल का है। और आप देखते हैं इसमें कि सोलर पैनल का नाम आपने सुना होगा, ठीक ठाक, यही कारण है कि यही से आप मानते हैं नवीकरण ऊर्जा का स्रोत इसे माना गया है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 50% है, 60% है, 70% और आपका 75% है। लीजिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है आपके सामने, और मैं चाहूंगा तेजी से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 25 का आंसर होगा। 25 का आंसर आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। हाँ, ये क्या है आपका, सौर ऊर्जा है सर इसमें, बिल्कुल सही है। ऑल एक्सपेंसिव बुक वुड्स जी, बिल्कुल धन्यवाद। चलिएगा आगे देखते हैं। इसमें सर गंदे नालों से भी बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो मोदी जी ने पिछले साल तर्क दिया था कि नालों से भी आप चाय बना सकते हैं, है ना, वो उसी से दिया था। अब आप लगाइए, आप लोगों ने उसमें मजाक लिया था कि मोदी जी क्या करें, मतलब गंदे नालों से चाय बनवा रहे हैं। वो मोदी जी ने तर्क अच्छा दिया था, लेकिन आपने उसे हादसे में ले जाकर खड़ा कर दिया, है ना। तो आएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का आंसर आप बताएंगे। चलिए बताइएगा आंसर। चलिए, जब तक आप इसका आंसर देते हैं मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं। बताओ तेजी से, और जो शेयर नहीं किया शेयर कर दे, लाइक भी कर दे। चलिए दोस्तों, बताएंगे क्या रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 25 का आंसर क्या रहा है आपका, बी आ रहा है। ये रानी यमन 25 का बी बता रही है, पूनम जी सी बता रही है, इसका बबीता कुमार इसका सी बता रही है, अजय गौतम जी इसका सी बता रहे हैं। गलत हो गया यार फिर से आपका। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, और राइट आंसर इसका आपका 75 होगा। अब बताएंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ईंधन होगा, सौर ऊर्जा होगा, आपका पवन ऊर्जा होगा, और विद्युतीय ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा, आप बताइएगा क्या इसका आंसर है। चलिएगा देखते हैं 20, इसका राइट आंसर आपका डी था। आगे बढ़िएगा, इसमें क्या रहेगा आपके, आगे बताएंगे। सर आप कुछ खा पी लीजिए रे, वो खा लिया नहीं है, पानी पीना था भाई साहब, आप खा पिला के मैं कौन सा पार्टी थोड़ी करना है भाई, है। 26 का आंसर क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है आपका, सौर ऊर्जा है आपका, पवन ऊर्जा है आपका, और विद्युत ऊर्जा है। तो देखते हैं यहाँ पर अब की बार क्या बताएंगे इसका राइट आंसर। लीजिए मिश्रा जी, आपके कहने से सर वाक भी ये क्या है, वाक भी में चले गए, अरे अरे धन्यवाद। हीरालाल सैनी जी भी बता रहे हैं इसका राइट आंसर आपका 25 का बी। मैं 26 पर आ गया हूँ, अब 26 का बताएंगे। अजय गौतम जी बताइएगा इसका। यहाँ पर हैं बाल किश जी हैं, बाल किश बता रहे हैं इसका ए। देखते हैं इसका क्या होगा। 26 का आंसर आपके सामने 26 शिमर साहब हैं इसमें। रोशनी बी बता रही है इसका, बी इसका ए बता रही हैं। अच्छा, सभी का ए आ रहा है इसमें। जीवाश्म ईंधन है,
अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, यानी कि जो आपका हाल फिलहाल में नहीं है, जो प्राचीन समय से आ रहा है, जो इसके बारे में पूछता है। जीवाश्म ईंधन की आप बिल्कुल बात करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ये आपका बिल्कुल नए नए ताजा स्रोत मिले हैं आपको। बाकी आपका जीवाश्म बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल और विद्युतीय मोटर। तो लीजिएगा सबसे इजी है आपका इसका आंसर। 27 का आंसर क्या रहेगा, देखते हैं यहाँ पर। इसका राइट आंसर आपकी तरफ से आ जाए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्मक, सौर कुकर है आपका, सौर सेल है, विद्युतीय मोटर है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो एक बार फिर देखते हैं, आप बताएंगे इसका आंसर, आपका आंसर क्या होगा। चलिए हो जाए इसका आंसर। जितने साथी क्लास में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा क्लास को। और हालांकि आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है या तो मैं बहुत ज्यादा तेज चल रहा हूं या फिर आपका मन नहीं है करने का। वैसे मुझे लग रहा है कि आज मैं तेज हूं। 50 मिनट में आपको 27 क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे। मुझे आज खुद लग रहा है कि मैं बहुत तेजी से करा गया हूं, मेरा मुंह भी दुखने लगा है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोचा था कि 1 घंटे में आपको 42 क्वेश्चन करा के जाऊंगा और आपको करा के ही जाऊंगा। सोच लीजिएगा आप इस बात को। निश्चित गुजर जी 27 का सी बता रही हैं, शुएब इसका ए बता रहे हैं, पूनम गौतम ने सी, बबीता इसका डी है, ये क्या है डी लगा दिया। अरे राठौर साहब सी बता रहे हैं इसका। यहाँ पर आशीष कुमार इसका डी बता रहे हैं और 27 का आंसर आपका ए भी आ रहा है। आकांक्षा देवी, वेरी गुड बेटा। देखेगा सौर ऊर्जा के विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है आपका सौर सेल, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक उत्तम ईंधन है। अब ये एक उत्तम ईंधन क्या होगा, कोयला है आपका, लकड़ी है, पेट्रोलियम है और आपका जैव गैस है। एक उत्तम ईंधन है, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, जैव गैस है और राइट आंसर इसमें क्या होता है बताएंगे यहाँ पर। चलेगा, सौर सेल है, बिल्कुल अजय जी बहुत बढ़िया। लीजिएगा पूजा वर्मा 27 का सी बता रही है इसमें, रूबी निगम ने सी चुना है और अरविंद इसका ए बता रहे हैं, सुमिता इसका डी बता रही है, संजय ने डी चुना है, पुष्पा यादव इसका 5 का डी। बच्चे क्या है ये, व्हाट कहना क्या चाहती हो। रूबी कुमारी इसका 27 का सी बता रहे हैं। फिर मेरा खाना कैसे बनेगा सर, लंबी क्लास होगी तो। अरे क्यों परेशान होते हैं भास्कर साहब, खाना मुझे भी खाना पड़ेगा और मैं अभी आपकी क्लास में हूं। यहाँ से खत्म करने के बाद में कम से कम आधा घंटा मुझे जाने में लगता है और उसके बाद में मुझे बनाना ही पड़ता है। सोच लीजिएगा 10 से 11 बजे मैं खाना खाता हूँ। अब आप इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हैं, दोनों भाई साथ साथ खाएंगे, परेशान ना होइएगा। बढ़िया, यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 28 है और 28 का एक उत्तम ईंधन है, कौन सा, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम और आपका जैव गैस सबसे उत्तम रहेगा इसमें। तो अगर उत्तम की हम बात करें तो इसमें उत्तम क्यों माना गया है, देखिए कोयले से आपका प्रदूषण होता है, लकड़ी से भी प्रदूषण होता है, पेट्रोलियम से प्रदूषण होता है, लेकिन जैव गैस से आपका प्रदूषण नहीं होता है। तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता आपका जैव गैस हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नरोरा नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, अरे इसको बताएंगे कौन, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर गणपति सिंह जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। लीजिएगा देखते हैं, कृष्णा विशु ईशा जी बहुत बढ़िया, राइट आंसर डी है आपका। चल रही है, देखते हैं आंसर आ जाएगा, तेजी से आप बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर। आपके पास में नरोरा नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो आप क्या सामने हैं। चलेगा संजय जी सर जी, सिंगल लाइफ में यही सबसे बड़ी समस्या है। कोई समस्या नहीं है, खाना उत्तम बनता है, किसी के ऊपर नहीं रहोगे, पता नहीं किसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला, अपनी मर्जी से बनाइएगा और खाइएगा। मेरा नाम लीजिएगा, लिया आपने सर, ये कौन है भैया, इनका नाम जरूर लूंगा, चाहे लड़ाई हो जाए आज पूरी दुनिया से, मैं आपका नाम जरूर लूंगा, बेफिक्र रहो आप, मैं आपके साथ हूं। क्या रहेगा, क्या नाम है आपका, बालकेश शिमर जी हैं जी, बालकेश शिमर जी स्वागत है आपका। और बाकी से कुछ अच्छा नाम हो तो और बता दीजिएगा मुझे, है ना। आगे आइएगा, मैंने यहाँ सब खा लिए हैं, आप लोग भी मेरे यहाँ आइएगा। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से ऑफर करने के लिए, है ना। इसे कहते हैं सही से बस मजाक, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मजाक लेना, है ना। हमारी दुखती नस पे हाथ रहे हैं आप, गलत बात है। सर मेरे घर से 9 किलोमीटर दूर है नरोरा। अच्छा, नरोरा यानी कि बुलंदशहर में पड़ता है और बुलंदशहर कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में है। और यह बुलंदशहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर नरोरा है और यह गंगा नदी पर स्थित है। तो यह राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, आपका गुजरात नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश है और यह है आपका कहाँ पर है, ये आपका इसमें है आपका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको पहले बता दिया है और जहां मैं खड़ा हूं यहां से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है।
ठीक है, यहां से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, नवीकरणीय स्रोत आपके होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत आपके होते हैं, वैकल्पिक स्रोत आपके होते हैं और इनमें से कोई भी नहीं है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत होगा, वैकल्पिक स्रोत है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताइएगा यहाँ पर क्या रहेगा इसका राइट आंसर। नेहा मैं डिनर करके आ गई, चलिए बहुत बढ़िया बात है, पचा भी लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए सर जी यकीन नहीं हो तो पूनम जी से पूछ लीजिएगा, क्या पूछना है। बुलंदशहर में है, बिल्कुल मुझे ही पता है, ठीक है सर मेरा बलकेश है, हाँ वही तो मैंने पढ़ा था अभी, इसी बात को मैं कह रहा। आकाश देवी वेरी नाइस सेशन सर जी, थैंक यू सो मच। काश हम लोग ऑनलाइन खाना खा पाते, हाँ फिर तो बेटा सब कुछ ऑनलाइन हुआ करता, शादी भी ऑनलाइन हुआ करती, नौकरी भी ऑनलाइन लगा करती और बीवी बच्चे भी ऑनलाइन मिल जाया करते आपको, ठीक है, और बस फिर व्हाट्सएप हुआ करता। कैसी कैसी बातें सोचते हैं। चलिए आइएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देंगे। 30 का आंसर क्या है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, अनवीकरणीय स्रोत है आपके, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं आपके, नए नहीं हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा। पढ़ लिया करें थोड़ा सा। नीलम वर्मा जी सर आप कहाँ से हो? मैं जी मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? यहाँ पर गंगा नदी पर बना है आपका, सतलज नदी पर बना है आपका, नर्मदा नदी पर बना है और आपका तापी नदी पर बना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा। बताइएगा 31 का आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है। देखते हैं किसको याद है ये वाला क्वेश्चन है। देखते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, नर्मदा नदी पर और आपका तापी नदी पर है। देखते हैं यहाँ पर एक खास आंसर आपसे मैं चाहूंगा, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन ऑनलाइन सर जी मैं समझ सकता हूं, मुझसे कुछ और मत निकलवा देना मुंह से, मेरा मुंह बड़ी तेजी से निकाल जाता है, तुम फिर क्या होगी सर ये क्या हुआ। मैं भी ऐसी मेरठ से की हूं। अच्छा CS मेरठ से क्या है? अच्छा आपने मेरठ से क्या है, वेरी गुड। कंप्यूटर साइंस ये क्या है? CS का मतलब क्या है यहाँ पर? साइंस SC, ये पूरा लिखो भाई, मजा सा नहीं आया, पता नहीं चला आपने क्या किया। और कौन से कॉलेज से किया है ये बता दीजिएगा। नर्मदा पर है, वेरी गुड, नर्मदा पर है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये आपका नर्मदा पर है, बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी पर है, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है, सतलज नदी पर बना है, यमुना नदी पर और यमुना नदी पर और आपका नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध कहां पर है ये भी आप बता सकते हैं, हो सकता है कि आप बता दें। देखते हैं क्या रहेगा। सर कंफ्यूज हूं, अजय कंफ्यूज नहीं होना, आपका क्लियर होगा। ओहो गलत हो गया, तो बताइएगा जिसका गलत हुआ है वो इसको सही कर सकता है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यह आपका उत्तराखंड में है, चंबा के पास में है, चंबा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह किस नदी पर बना है ये आपको छोटा सा आंसर देना है और बताना है, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा इसका राइट आंसर होगा SSC महातो पावर KVS। चलिएगा BSc मेरठ यूपी से किया हूं। अच्छा मेरठ से यूपी आपने BSc किस कॉलेज से की है या किसी कॉलेज से की है? क्योंकि BSc यूनिवर्सिटी तो नहीं होती है, कॉलेज से क्या होगा आपने। चलेगा यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर होगा। इसका टिहरी बांध किस नदी पर बना है? आंसर आ रहा है ना इसका, ए देंगे आप सभी, इसका गंगा नदी पर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका गंगा होगा और राइट आंसर आपसे लेते हैं, गंगा की तरफ चलते हैं, आगे बढ़े। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका पांचवा है। क्वेश्चन आपके सामने होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 लीजिएगा, यहाँ पर रहेगा आपका। सर प्रियंका कुमारी कहे सर मेरा ही नेट स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि आप प्रियंका है ना, इसलिए आपका नाम चल रहा है स्लो। अगर आप प्रियंका से कुछ हो रहा तो बहुत तेज चलता आपका है। चलेगा आई हैव हिंदी मीडियम, कोई बात नहीं, हिंदी वालों को भी सही है। बढ़े, चलिए। अरे कहां से आ रहे हैं भैया, अभी हमारी क्लास है, बाद में। सर मैंने गलत बोला है क्या? अरे नहीं राठौर साहब, आप गलत कैसे बोल सकते हो हैं? आप तो गलत भी कहेंगे मुझसे सही मान लेंगे, है ना। वैसे भी आप जानते हैं मैं तो बड़ा डर जाता हूँ, ये नारी शक्ति से तो मैं वैसे डरा रहता हूँ, मैं लड़कियों की बात कभी गलत नहीं कह सकता। चलिए आगे बताइएगा, यहाँ पर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 33 है। 33 का आंसर क्या रहेगा? कोई बात नहीं है, आगे बढ़े इसका।
और इसका राइट आंसर जिन लोगों ने डी दिया है बिल्कुल सही होगा, और इसका राइट आंसर आपका 5वां स्थान है। आगे बढ़ें। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का, चांदी का, तांबे का या सिलिकॉन का? लीजिएगा आपके सामने है, यहां पर देखते सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा या सिलिकॉन? और राइट आंसर आपका यहां रहेगा आपके पास में। सर केवीएस का क्लास कब से स्टार्ट होगा? सर अभी कोई नोटिफिकेशन मेरे पास में है नहीं, जैसे ही होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जितने साथी क्लास में हैं वो मेरे इस नंबर से 9917421293 से जुड़ सकते हैं। इस पर मुझे आप करेंगे व्हाट्सएप, और जितनी क्लासें मेरी होंगी मैं आपको वहां पर नोटिफिकेशन भेजता रहूंगा और आप मुझसे जुड़ते रहेंगे, ठीक है। मेरी क्लास सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की होती है, 9 बजे आपकी होती है EVS सुपर टेट की हो जाएगी, और शाम को 7 बजे होगी आपकी SST कह सकते हैं या GK GS आप कहेंगे। और सुबह के साथ हो चाहे शाम के साथ हो, आप हैं सचिन कुमार निगम के साथ में जुड़े रहिएगा, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाई लिख करके अपने नाम के साथ में भेज सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा और सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपको देना है, और राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर किस किस का आंसर यहां पर आ रहा है? अजय जी आगे बताएंगे, लीजिएगा देखते हैं यहां पर। गुड मॉर्निंग, ये लीजिएगा गुड मॉर्निंग हो गई है जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, इसी के बाद में 7 बजे वाली क्लास होगी आपकी करंट अफेयर की। अरे मनीषा जी, सुबह के साथ में शाम के साथ में देख लीजिएगा, वरना मुझे क्लास बदलनी पड़ जाएगी, क्योंकि सुबह 7 बजे करंट अफेयर की होती है आपकी। इतना मजे ना लें आप, आइएगा यहाँ पर, बढ़िएगा। इसका राइट आंसर आपका सिलिकॉन है। आगे होगा, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? पवन ऊर्जा में करती है, विद्युत ऊर्जा में करती है, स्थित ऊर्जा में और दिष्ट धारा में? तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या रहेगा? और ये सबसे इजी हो जाएगा आपका, सबसे इजी होगा और आप इसे कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अजीत गुज्जर जी गुड इवनिंग, लीजिएगा बताएं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा। आकांक्षा देवी हंस लो बेटा, सब हंसो, लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, हम मान लेते हैं आपकी बात का समर्थन हम कर लेते हैं। बताइए इसमें बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? पवन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा में और आपका दिष्ट धारा में? तो लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आंसर। सर लेट हो गया आज, अरे आज से पहले कौन सा तुम सही टाइम पे आ रहे थे? लेट हो गया मैं। अजीत जी कमाल कर रहे हो। सर जी जी नमस्ते, मनीषा जी नमस्ते, थैंक यू। ये क्या है? सर मैं आज आगे क्लास नहीं ले पाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो गई है। ओ हो रोशनी जी, आप आराम कीजिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप कीजिएगा, सुबह 7 वाली क्लास में मिलेंगे अगर आपकी तबीयत सही से ठीक हो जाती है। यहाँ नीति कुमारी जी है, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आगे बढ़िए, आंसर बताइएगा, मैं चाहूंगा आपसे आंसर आपका होगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का आंसर बता दीजिएगा। चलिए, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा में करती है। कहते हैं ना पानी से बिजली बनाई जाती है, वो विद्युत ऊर्जा ही है आपका। और बिजली को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। OTEC विद्युत के संयंत्र केवल तभी प्रचारित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। यहाँ 10 सेल्सियस आपका है, 15 सेल्सियस है आपका, 20 सेल्सियस है आपका और 25 सेल्सियस है। 36 का आंसर आप बताएंगे। लीजिएगा 36 का आंसर क्या होगा, देखते हैं। निशु जी सर लेट वालों को एंट्री मत दो, बिल्कुल बाहर निकाल दिया धक्के मार करके, ठीक है। हैप्पी आगे आएगा, इसमें क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 36, और 36 का आंसर बताएंगे एक बार फिर से। चलिएगा एक बार फिर से आपको बताना है। नेहा जी कह रही हैं सर आप डिनर कर लीजिएगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं समय तो हो जाए डिनर करने का। अब ऐसा तो नहीं कि यहीं पे खड़ा होकर के ठूसना शुरू कर दिया मैंने, हैं? अब आइएगा यहाँ पर बताएं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। चले आंसर सी आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, नहीं मालूम है, बेकार की बात है।
20 सेल्सियस इसका होगा। आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होते हैं? नाभिक के विखंडन पर होते हैं, नाभिक संलयन पर होते हैं, दोनों पर होते हैं और इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 और 37 का आप बताएंगे क्या आंसर आपका यहां होगा। चलिएगा देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होते हैं? नाभिक के विखंडन पर, नाभिक के संलयन पर, दोनों पर और इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है राइट आंसर और देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर नाभिक के संलयन इसका होगा। आगे बढ़ते हैं, तारापुर नाभिक के विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है आपका, राजस्थान में है, तमिलनाडु में और आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 38 होगा और 38 का राइट आंसर आपका क्या आता है? बीबी कबूल है। चलिएगा, बहुत बढ़िया बात है, आपने कबूल कर लिया। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 38 है और 38 का आंसर आपकी तरफ से देखते हैं क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नहीं पता है, कोई बात नहीं है। 38 का प्रशांत कुमार दिनकर जी नमस्कार। चलिएगा, और इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और आपका राजस्थान में। 39 का आंसर बताएंगे यहाँ पर एक बार फिर से, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। फिर से एक बार आपके पास में है, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका रहेगा राइट आंसर, तेजी से बताएं। क्लास आपकी खत्म होने की तरफ है, 42 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका होगा राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे इसका राइट आंसर। गलत हो रहा है सभी का यहाँ पर ये आंसर। ठीक है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय आपका राजस्थान में है। ठीक लीजिएगा, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है आपका, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आपका गुजरात में। क्वेश्चन आपको रहेगा यहाँ पर सही है। एसके जी सर कहूं तो आगे बढ़िए, यहाँ पर तेजी से बताएंगे, 2 क्वेश्चन बाकी हैं बस। सर कहूं तो इस क्लास में दिल लग गया है। अरे रे धन्यवाद, दिल को थोड़ा संभाल के रखिए, पता नहीं कहाँ टूट जाए, है ना, बच के रहिएगा थोड़ा। दिल का मामला बड़ा मुश्किल से होता है। सब क्लास को लाइक कर दो प्लीज, कर दीजिएगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपके सामने 40 है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में। राइट आंसर आपका 40 का होगा। ठीक है रूबी कुमारी सर, रेट एग्जाम की तैयारी करवा दीजिएगा, मैंने बात की है, बस देखते हैं आगे से कुछ होगा या नहीं होगा। होगा तो आपके लिए जरूर अच्छा होगा। पहले खुद खा लो त्रिपदी, फिर बुला रही हैं। हाँ ये कुछ है, मैं समझ रहा हूँ, बचे भाई की तरफ इशारा करते हैं। ललिता वर्मा जी नमस्कार, आ गई हैं आप, थैंक यू। ये अच्छा लगता है, जो जैसा होता है वो अपनी आदत ना छोड़े, कितना अच्छा लगता है। मतलब हमेशा लेट ही आना है और आकर के बड़ी अच्छी भागीदारी भी दिखानी है। इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। आगे बढ़ेंगे, का यहाँ पर काकरापार नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रहेगा। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा मनीषा जी, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, थैंक यू, मुझे आज पता चला, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, है ना, अगर आपकी नौकरी उकरी न लगे तो वो भी लग जाए। ठीक है, आगे आइएगा। यहाँ कारापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आपका यहाँ पर होगा कर्नाटक। लीजिएगा यहाँ पर, आप कहाँ से रही प्लीज गाइस, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके जैसा कोई टीचर नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो, इतना ना कीजिएगा तारीफ, पता चला मेरा फोटो लग जाए दीवार पर, हैं, और कोई ये कहने भी वाला ना बचे, खींच मेरी फोटो और खींच मेरी फोटो और खींच मेरी फोटो पिया। तो ये बात भी समझ लीजिएगा भाई, ऐसा क्यों करते हो, है ना। अभी मैंने देखा ही क्या है इस दुनिया में। यहाँ पर काकरापार नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। राइट आंसर इसका सी होगा। आपने अगर चुना हो इसका राइट आंसर सी तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लीजिएगा, गुजरात इसका राइट आंसर है। कल को इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसको जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से, और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लीजिएगा,
के नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है आपका? देखेंगे गुजरात में है आपका, कर्नाटक में, राजस्थान में और आपका महाराष्ट्र में। तो लीजिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो के नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका है। और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का आपका होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखता हूं मैं, अंतिम की तरफ चलते हैं। बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। हम भी रोटी बना रहे थे, बनाइएगा बनाइएगा, बनाइए, खूब बनाइएगा और खाइएगा। चलिए रेणुका सैनी जी आपका भी हो चुका है आंसर। ओके सर। आकांक्षा जी इसका भी बता रही हैं, आकांक्षा राठौर। लीजिए और इसका आगे है दिलीप जी, कह रहे हैं जी सर। दिलीप जी होगी आपकी क्लास, कैसी रही आप बताएंगे। आगे आइएगा और बताइएगा, अंतिम क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और मैं लेता हूं आपसे यहाँ पर अंतिम विदाई की तरफ चलता हूं, राइट आंसर का बी बताकर, और 20 का राइट आंसर हुआ। ठीक है, जिनको यह चाहिए पीडीएफ या आप सुबह ले लेंगे टेलीग्राम से, कल टेलीग्राम पे डल जाएगी, क्योंकि अब ये टेलीग्राम पे नहीं डल पाएगी, सुबह डलेगी, आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मेरी क्लास सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की आती है, याद रहे, और 9 बजे सुबह में आती है EVS सुपर टेट की होती है। ठीक है, सुपर टेट आपका रहेगा। शाम में 7 बजे आपकी होती है यूपी टेट, और आप कह सकते हैं यहाँ पर तमाम टेटों के लिए से आप कह सकते हैं SST की क्लास है आपकी, या GK या आप इसे GS कह सकते हैं। और ये आपकी क्लास सुबह 7 बजे, शाम के 7 बजे और आपके 9 बजे, और ये तीनों क्लास आपकी ऐसी जो हमेशा आपके लिए फायदे की होती हैं। तो दोस्तों आप बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नंबर है 9917421293। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मुझसे जुड़िएगा। जब जब आपको क्लास मिलेगी तब तक, जब जब मेरी क्लास आएगी तब तक आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा और आप हमसे जुड़ जाएंगे। आगे मैं अंतिम क्षणों में आप लोगों को देखते हुए निकलता हूं यहाँ से कि किस किस ने क्या क्या कहा है, किस किस ने क्या क्या कहा है। चलिएगा तो देखते हैं यहाँ पर किस किस ने सर आपको डिनर किन बनता है? किन बनाता है, कौन बनाता है? अरे मैं खुद बनाता हूँ भाई, मुझे खुद आता है अच्छा बनाना। चलेगा यहाँ पर सर कलंदर, अरे मेरा कलंदर मान जा बेटा, मान जा। निगम जी जय भीम जय भारत। अरविंद जी नमो बुद्धाय जय भीम। सर जी आप डिनर कौन बनाता है? मेरा मैं खुद बनाता हूँ जी, मैं खुद बना लेता हूँ, मुझे आता है बनाना। मजा आ गया सर जी। चलिए मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मजाक किसके चक्कर में आ रहा है, ये तो पता नहीं आपको कैसे आ गया। गुड नाइट सर जी, बहुत जल्दी हो गई। चलिए आप देखते हैं, मैं बता चुका हूँ नेहा जी कि अपना डिनर मैं खुद तैयार करता हूँ। सर आप मेरे घर कब आएंगे? अरे जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, कहें तो आज ही आ जाएं। चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ और सीधा आपके घर पहुँचता हूँ। मैं पंकज भैया का नंबर देती हूँ, इससे क्या होगा। चलिएगा दोस्तों, ये आपकी आज की क्लास रही। आपको कैसा लगा ये क्लास जरूर बताइएगा, और जाते जाते लाइक करना जरूर ना भूलें। राम राम। रोहित वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके पास में ये नंबर है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको विशेष शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे लूंगा विदा और मिलता हूं सुबह 7 बजे अपने करंट अफेयर क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।